नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके सामने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ये सभी वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी पूरी पूरी संभावना है आपके रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर में आने की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे इसमें अपेक्षित हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लाल रंग का यहाँ पर जो घंटी का बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर ओपन कर लें, ताकि हमारी ये जो सीरीज है इसकी जो अपडेट है और अन्य उपयोगी वीडियो की जो अपडेट है वो आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट और इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं हम। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को आप सभी लोग देखें। तो देखते हैं, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्र जो जलप्रपात है दोस्तों ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी इस स्थिति में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है चिंगम किससे बनता है। तो चिंगम जो है वो लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स रबर का ही एक रूप आप कह सकते हैं, रबर का। तो लेटेक्स चिंगम किससे बनता है, तो चिंगम लेटेक्स से बनता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चिंगम किसका उदाहरण है, तो चिंगम लेटेक्स का उदाहरण है आपका। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है ये चोटी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत में एकीकरण करने में, संघ में, भारत संघ में एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका उल्लेखनीय थी। इसी वजह से इनको लौह पुरुष या आयरन मैन और ऑफ इंडिया या भारत का निर्माता भी बोला जाता है। तो सरदार पटेल ने ये भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही संघ में रियासतों का एकीकरण संभव बनाया था। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जो शब्द जोड़ा गया वो आपके समाजवादी शब्द था। ये आपको याद रखना है कि जोड़ा में से 3 शब्द जोड़े गए थे, उनमें से एक है, 3 जोड़े गए थे तो उनमें से एक शब्द है समाजवादी शब्द। अगला प्रश्न आपके सामने है जैव विविधता संबंधी रामसर समझौते का संबंध किसके संरक्षण से है। तो देखिए जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो आपका रामसर समझौता है ये आपका आर्द्र भूमि संरक्षण यानी वेटलैंड के कंजर्वेशन से है। रामसर जो शहर है वो ईरान का शहर है, ये भी एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और ये कैस्पियन सागर के सहारे है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों बातें भी आपसे पूछी गई हैं, तो ये आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो देखिए 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है 5 जून को, वो पर्यावरण दिवस है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस तो वो मनाया जाता है 5 जून को और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है। तो देखिए भोजन को तोड़ने के लिए, भोजन को सरल कार्बनिक अणुओं से आपका जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने के लिए एंजाइम्स की सहायता ली जाती है भोजन को तोड़ने के लिए। तो पाचन प्रक्रिया में सर्वाधिक जो सहायता ली जाती है वो एंजाइम से ली जाती है, एंजाइम ही हमारे भोजन को पचाते हैं। अगला प्रश्न है किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी नेटवर्क के माध्यम से, देखिए ईमेल का ही अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसी को बोला जाता है और ईमेल ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है सौभाग्य। तो सौभाग्य क्या है? एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक कार्यक्रम है सौभाग्य। अगला प्रश्न है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व को पहला जो देश है, देखिए यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि वो अमेरिका को भरते हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत बाद में महिलाओं को मताधिकार मिला है। उससे पहले सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मताधिकार दिया था विश्व में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो देखिए वो प्रकृति पूजक थे और उनके जो देव हैं, जहाँ उनकी प्रतिमा मिली है वो पशुपति की मिली है, सारी प्रतिमा पशुपतिनाथ यानी आदि योगी या शिव की। तो वो किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की। अगला प्रश्न है, टू लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो टू लाइव्स आपकी विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो विक्रम सेठ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। टू लाइव्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विक्रम सेठ के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की GSLV परियोजना संबंधित है। तो GSLV परियोजना संबंधित है अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से। तो मिसाइल इंजनों से क्या है? अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए अंतरिक्ष मिसाइल संबंधित है ये प्रोग्राम, ये सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर यानी कि राजतंत्र से संबंधित है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से ये संबंधित पुस्तक है, और यानी कि अर्थशास्त्र नाम है उसका, लेकिन उसका विषय राजनीति है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष नहीं, यहाँ सभापति होता है। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है, अध्यक्ष नहीं बोला जाता। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये पदेन होता है, यानी कि जो भी उस समय उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है या फिर दुनिया की कॉफ़ी राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो है सेंटोस। तो सेंटोस किसके रूप में जाना जाता है? कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। तो अमीर खुसरो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से संबंधित है। तो स्क्वैश खेल से संबंध है दीपिका पल्लिकल का। अगला प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ये आप इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है, विश्व भारती ऐसी कोई संस्था महात्मा गांधी ने नहीं बनाई थी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में जस्ता नामक धातु होती है। इंसुलिन किस काम आता है? तो ये मधुमेह के नियंत्रण के काम आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में क्लोरेला शैली का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। क्लोरेला शैली का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अगला है, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? तो देखिए क्योंकि ये सबसे कम प्रक्षेपित होता है या स्कैटर सबसे कम होता है ये, तो इसलिए इसको ये दूर से दिख जाए यातायात सिग्नल में, इसलिए इसको यूज किया जाता है यातायात सिग्नल में। अगला प्रश्न है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। तो कांच को नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड की देन है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो है वो एक आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं है, आमतौर पर नहीं है। हाइड्रोकार्बन आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य नाटक आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी का। ये कई बार पूछा जा चुका है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है और कथकली केरल का है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा आतंकी ठिकाना नष्ट नहीं किया? तो देखिए, बलूचिस्तान में वायुसेना ने स्ट्राइक नहीं की, वो बालाकोट में की थी, जो कश्मीर से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर। तो बलूचिस्तान इसका सही जवाब है कि यहाँ कोई आतंकी ठिकाना नष्ट नहीं किया, ना ही कोई एयर स्ट्राइक यहाँ पर हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ आपका गोरखपुर से किया गया। तो गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। किसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसान सम्मान निधि से संबंधित सवाल कई एग्जाम्स में हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ से किया गया था? तो देखिए, आयोजन किया गया था नई दिल्ली से। 2+2 का यहाँ पे अर्थ है कि दो मंत्री उधर से, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और दो मंत्री इधर से, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बात करते हैं, यानी दो मंत्री दो मंत्री, तो 2+2 वार्ता, दो विभागों के अलग अलग मंत्री। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा गया था? तो जतिन दास भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारे गए थे, भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारे गए थे। अगला प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालयों कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होते हैं? तो राज्यों के विद्यालय का कुलपति जो है वो राज्यपाल होता है, और केंद्रीय विवि का राष्ट्रपति होता है, कुलाधिपति। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? तो पहला जानवर था कुत्ता, और उस कुत्ते का नाम था लाइका। आपको ये भी याद रखना है, उस कुत्ते का नाम था लाइका, जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे मोरारजी देसाई आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके ज़रिए प्राप्त होती है? तो राजस्व की सबसे अधिक जो राशि प्राप्त होती है वो उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है भारत सरकार को, तो उत्पाद शुल्क यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता है या होती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। समस्त सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भी सरकार और संविधान है, और संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो है भारत की जनता, क्योंकि उसमें सबसे पहला वाक्य ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना में। और स्वयं को ही हमने संविधान को आत्मार्पित किया है, किसी ने हम पर जोर ज़बरदस्ती से उसको अधिरोपित नहीं किया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की एक तिहाई जगह को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार चुनाव किए जाते हैं, और एक तिहाई सदस्य उसके इस्तीफा देते हैं हर साल। उनकी जगह पर ये 2 वर्ष में एक बार चुनाव आयोजित होते हैं, एक तिहाई सीटों के लिए। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर आपका करता है ये काम। तो लोकसभा स्पीकर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस संविधान की संयुक्त बैठक को बुलवाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति इसको आहूत करवाता है। एक अगला प्रश्न है, एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, दोष सिद्ध व्यक्ति के अपराध को क्षमा करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है, लेकिन मृत्यु दंड का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राज्यपाल को मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा करने का अधिकार नहीं है, बाकी अन्य दंडों का लघुकरण और उत्साधन वो कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो विटामिन बी 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। विटामिन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और सारी विटामिन के रासायनिक नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है मुख्य रूप से। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड आपका आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का।
अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में आवेश की मात्रा का अध्ययन होता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आवेश की मात्रा का। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन ल्यूमेन पर वाट आपका किसका है? विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक है ल्यूमेन प्रति वाट। अगला प्रश्न है शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो शरीर में एनीमिया जो रोग है वो आयरन या लोहे की खून में कमी हो जाने की वजह से एनीमिया रोग होता है। इसका जो काम है वो ये है कि ये रक्त की कमी हो जाती है बॉडी में, रक्त नहीं बनता है इसमें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप और आपकी एकल नागरिकता, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से हमने ली हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम विश्व युद्ध कहा था। बी डी सावरकर ने प्रथम युद्ध कहा था स्वतंत्रता का। तो बी डी सावरकर यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये सवाल कई बार पूछा गया है तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में रखें। वैसे इसमें सारे ही सवाल हमने वो शामिल किए हैं जिनको पूछे जाने की पूरी संभावना है और जो कहीं ना कहीं पूछे भी जाते रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो वेस्ट बैंक आपका जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। और वेस्ट बैंक जो है वो किसके और किसके मध्य है? तो वेस्ट बैंक आपका जॉर्डन और इजराइल के मध्य विवादित क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद यहाँ पर इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारी संस्कृति धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो देखिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। अगला है भारी पानी शब्द किसका सूचक है? तो देखिए D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का ये आपका सूचक है। D2O भारी पानी शब्द है यानी भारी जल किसका, इसका काम क्या है? ये न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। ये नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को या खून की कमी वाले रोग को एनीमिया कहा जाता है जिसमें रक्त नहीं बनता है और ये आयरन की कमी की वजह से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? तो देखिए बहुत अधिक धुएं से भरे कोहरे को धूम कोहरा बोला जाता है यानी स्मोक बोला जाता है उसको। तो धूम कोहरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो पृथ्वी के पटल में या क्रस्ट में, क्रस्ट भी इसको बोलते हैं, क्रस्ट CRUST, तो क्रस्ट बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है। गैस ही नहीं, ये तत्व भी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन तत्व। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो उसको काला दिखता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का क्या बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न है हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र को ही मिसाइल बोला जाता है अंग्रेजी में, वो किस प्रकार के पथ का अनुसरण करता है? तो वो परवलयिक पथ का या परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र। तो परवलयिक पथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो निर्वात से नहीं, तो निर्वात यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। उनको ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी आपकी कपास की फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है। तो सबसे बेस्ट उपजाऊ होती है कपास के लिए काली मिट्टी, और इसीलिए हमारे महाराष्ट्र वाले और ये वाले दक्कन का जो पठार है, लाभा पठार, वो उसकी मिट्टी काली है और वहाँ पे कपास का बृहत मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है उड़ीसा में स्थित माणिक मोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में स्थित माणिक मोड़ा प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वो आपका प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये प्रसिद्ध है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात आपका संबलपुर जिले में स्थित है। तो संबलपुर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज जो मंदिर है वो नरसिंह देव ने इसकी नींव डाली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरसिंह देव ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा एक में पृथ्वी की आंतरिक कोर को बनाता है? तो देखिए पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, जो सबसे उसका आंतरिक भाग है, वो निकिल और लोहे से बना हुआ है और ठोस अवस्था में है। लेकिन उससे ऊपर वाला जो आउटर कोर है वो द्रवीभूत अवस्था में है। भूकंपीय तरंगों से हमें ऐसा प्रमाणित होता है। तो निकिल और लोहे से इसकी आंतरिक कोर बनी हुई है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो अपवर्तन व प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपवर्तन व प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? तो शरीर का जो वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस, और उनको ये नाम दिया था टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो ये काम किया था सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब है, जिसने सबसे पहली बार डाक टिकट जारी किया था। अगला प्रश्न है उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है आपका माल के उत्पादन पर, इसीलिए इसको उत्पाद शुल्क बोला जाता है। तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है माल के उत्पादन पर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इस हिसाब से। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? तो ये भारत की पहली युद्ध क्षेत्र मिसाइल है अग्नि, जो भारत का प्राउड भी है। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी ये देन है भारत को, और उनकी आत्मकथा का नाम भी है अग्नि की उड़ान, द विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है देहरादून में। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार है और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है 3:2, यानी 3 इसकी लंबाई है और 2 इसकी चौड़ाई है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। तो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ में किसका वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ? तो यहूदी एवं ईसाई धर्म का जो उदय हुआ है वो फ़िलिस्तीन से हुआ है, यानी पैलेस्टाइन से। तो यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ से हुआ है? फ़लस्तीन से हुआ है। आज यही क्षेत्र आपका विवाद का क्षेत्र है इज़राइल और बहुत सारे अन्य देशों के बीच में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में।
कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था, बम्बई उसका नाम था तब, बम्बई से शुरू हुआ था ये। अगला प्रश्न है, सूर्य के पारेतः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ कैसा है? तो सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ है, उसका दीर्घ वृत्तीय पथ पे वो घूमते हेली धूमकेतु, जो कि 76 साल में एक बार गुजरता है पृथ्वी के पास से, तो उसका पथ है दीर्घ वृत्तीय। अगला प्रश्न है, अकबर जब छोटा था तो उसके अभिभावक या संरक्षक कौन थे? तो देखिए, अकबर जब छोटा था तो उसके अभिभावक या संरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। उन्होंने ही, बैरम खान के ही संरक्षण में उसने अपनी पहली जो जीत थी वो दर्ज की थी हेमू के विरुद्ध। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1556 में उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान की मदद से ही हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था। अगला प्रश्न है, भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। तो भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, तो ये बना 26 जनवरी 1905 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो देखिए, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत के द्वारा। पेट जो होता है हमारा आमाशय, उसमें भोजन को तोड़ने का काम होता है। उसके बाद भोजन को एक डूडनम जैसे जो आहार, जो एक नाल नुमा आकार की चीज़ होती है, उससे गुजरते हुए छोटी आंत में भेजते हैं। वहाँ से भोजन का सारा पोषण भोजन का रक्त में होता है छोटी आंत से। तो छोटी आंत ये 6 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज परिवर्तित रूप है तने का। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का परिवर्तित रूप है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। तो मीथेन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। गोबर गैस का प्रमुख है ये, और मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व की समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं। तो एक ही तत्व की समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक इसका समस्थानिक, और दूसरी इकाई होती है समभारिक। इसका उल्टा समभारिक कहलाता है और ये समस्थानिक कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। तो प्लीहा को मलेरिया रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, और मादा एनाफ्लीस की मदद से आपका ये मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये इसका आंसर होगा सही, और ये इसको जब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी गॉइटर हो जाता है? तो गॉइटर इंसान में आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग को गॉइटर भी बोला जाता है अंग्रेजी में, गॉइटर। तो गॉइटर किसका है? आयोडीन की कमी से होता है, जो गले पे होता है, जिसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज कर बहुत बड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, बायोडीजल बनाने में रतनजोत नामक जो जिसको डीजल पौधा भी बोला जाता है, तो ये बायोडीजल बनाने में इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, इसको रतनजोत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से ये सब पूरा प्रक्रिया होती है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोहा अधिकांश किस से प्राप्त किया जा सकता है? तो लोहा आपका हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। लोहे का सबसे प्रमुख अयस्क आपका है हेमेटाइट, और दूसरा है मैग्नेटाइट, लेकिन हेमेटाइट प्रमुख अयस्क है इसका। इसमें सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा मिलता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहकों में प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी ग्राही में किस भाग का प्रत्यारोपण होगा? तो कॉर्निया वाले भाग का प्रत्यारोपण होता है नेत्रदान में। तो कॉर्निया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? तो एथलीट फुट की खुजली निम्न में से कवक के कारण होती है। तो कवक के कारण क्या होती है? एथलीट फुट की खुजली। तो कवक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यानी बिजली की वजह से ऐसी ऊर्जा बना देना जिससे यंत्र चल जाए, तो वो होती है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये विद्युत मोटर का काम होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना।
अगला प्रश्न है, रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे या फट्टे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? तो रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं ताकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? तो मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण आता है आपका, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन, तो सोयाबीन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैस की होती है? तो देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रमुखता होती है। तो ये आपको याद रखना है, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन की एलपीजी में प्रमुखता होती है। एलपीजी वही है जो आपके घरेलू सिलेंडर में यूज होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो देखिए, मुक्त अवस्था में मिलती है सोना धातु और सोना का जो सिंबल है वो है AU। आपको चांदी का बता दें, चांदी का है AG और सोने का है आपका AU। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और मुक्त अवस्था में कौन सी धातु मिलती है? तो वो है सोना यानी AU। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को मापने का यंत्र कहलाता है। तो रक्तचाप को मापने का जो यंत्र है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र कहलाता है वो है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो स्फेग्मोमैनोमीटर जो है आपका वो रक्तचाप को मापने का यंत्र है। तो स्फेग्मोमैनोमीटर किसका यंत्र है? रक्तचाप को मापने का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है कि मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या है? तो देखिए, एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बच्चों में कुछ हड्डियाँ अधिक पाई जाती हैं एक वयस्क पुरुष या वयस्क महिला से। तो 206 हड्डियाँ होती हैं एक वयस्क मानव में। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या क्या है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। तो 639 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। और ये मांसपेशियों की क्या है? कुल संख्या है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। तो 1789 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मेगा तटीय क्षेत्र जो आर्थिक क्षेत्र जो है वो आपका किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होता है। पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि प्रथम भारतीय महिला, तो ये सरोजनी नायडू जी थी। सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू इसमें इस स्थिति में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, रणथंभौर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर जो अभयारण्य है आपका वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो हमने थोड़ी सी स्पीड है वो बरकरार रखी है ताकि हम अधिकतम क्वेश्चंस आपके लिए कवर कर सकें। और ये जो पूरा सेगमेंट है इसमें आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन रेलवे ग्रुप डी के लिए हो सके, ये हमारी कोशिश है। इसलिए अगर यदि आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है तो आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर वो भी ना करें आप तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका रिवीजन भी होगा और समय की आपकी बचत भी होगी। तो वीडियो को एक ही सिटिंग में पूरा देखें, इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल एडजस्ट करना है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो हुमायूं के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। तो हुमायूं यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है छोटे बच्चों का। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न है पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरी कैक्सनथीन की वजह से आपका ये पपीता का पीला जो रंग होता है वो पीला होता है। अगला शब्द है चाइनीज ग्रिप शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइनीज ग्रिप शब्द का जो प्रयोग होता है वो टेबल टेनिस में होता है। तो टेबल टेनिस इस स्थिति में आपका सही जवाब होगा। देखिए इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिस भी खेल में हों, आपका डबल फॉल्ट हो गया, लब पॉइंट हो गया, तो ये सारे हैं। आप ये चाइनीज ग्रिप हो गया, तो ये जो पॉइंट्स हैं खेल में जो होते हैं, शब्दावली होती है, हर एक खेल के लिए 2-4 शब्द हैं ऐसे, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और भी जो कई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के संबंध में सत्य है? तो मुद्रा बैंक योजना के संबंध में जो कथन सत्य है वो ये है कि ये स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऋण देता है। यानी कि ये आपको बिजनेस सेटअप के लिए लोन देता है मुद्रा योजना। यानी कि आप स्वरोजगार उपलब्ध कराएं, यानी अपने लिए भी आप रोजगार स्थापित करें और अन्य लोगों को भी आप रोजगार उपलब्ध करवा पाएं, इसके लिए ये क्या देता है? ये लोन देता है। अगला प्रश्न है किस प्राचीन वेद में संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है? तो ये आपका सामवेद में संगीत का आपका प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो सामवेद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था किस शताब्दी में बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 8वीं शताब्दी में बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है प्रतिष्ठा बदनामी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार व्याख्या है। तो व्याख्या देखिए अपकीर्ति संबंधित है जिस प्रकार, उसी प्रकार संबंधित है अपकीर्ति संबंधित है जिस प्रकार संबंधित है आपकी प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो यूरेनियम जो है आपका वो रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो यूरेनियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार रेडियो एक्टिव पदार्थों में से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पूछा जाए कि वो त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, तो वो अपना त्यागपत्र सौंप सकता है किसको? उपराष्ट्रपति को। लेकिन उसे शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ये काम करेंगे। अगला प्रश्न है हाफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? तो हाफ अ लाइफ पुस्तक है BS नायपॉल की। तो BS नायपॉल की क्या है ये? हाफ अ लाइफ पुस्तक किसकी है? BS नायपॉल की। अगला प्रश्न है CISF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो CISF का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो CISF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अयस्क से जिंक प्राप्त किया जाता है? तो किस अयस्क से जिंक प्राप्त किया जाता है? तो कैलेमाइन से प्राप्त किया जाता है जिंक। तो जिंक किससे प्राप्त किया जाता है? कैलेमाइन अयस्क से। अगला प्रश्न है ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है डायनमो एक यंत्र है जो, तो डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये काम करता है डायनमो। अगला प्रश्न है डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो डेसिबल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी ये इसकी सरकारी भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है देखिए लाइकन से। तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है ऑक्सीजन ले जाना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है?
तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि से नियंत्रित करती है रेशाब को। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ द बॉडी भी बोलो। मास्टर ग्रंथि तो पिट्यूटरी को बोला जाता है। ये एक तरीके से कह लीजिए कि सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख ग्रंथि है हमारे मस्तिष्क की, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। पिट्यूटरी का भी ये एक तरीके से फादर है, फादर ऑफ ऑल ग्लैंड्स इसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को। अगला प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न क्यों है? देखिए, दोनों अच्छा उड़ते हैं लेकिन ये भिन्न है अपने मध्य पट की वजह से। तो उसमें मध्य पट भी जुड़ा हुआ होता है चमगादड़ में, लेकिन पक्षियों में वो अलग होता है। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार राज्य में लोकप्रिय है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है बिहार की आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया था देहरादून और दिल्ली में। तो देहरादून और दिल्ली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भाषा को अबू धाबी की तीसरी न्यायिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये हिंदी को दिया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं और उनकी वजह से यहाँ हिंदी भाषा को दिया गया है, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से एक न्याय प्रणाली में विश्वास जगे और एक अपनेपन की उनको भी एहसास हो। अगला प्रश्न है, उत्सव बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो उत्सव बैसाखी आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। देखिए, आपको बैसाखी से याद दिला दें कि बैसाखी के दिन ही आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो नरसंहार था वो हुआ था, जलियां बाग वाला। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाता है आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत किसने लिखा था? तो ये कवि प्रदीप ने लिखा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये गाया किसने था? तो ये गाया था लता मंगेशकर जी ने, लेट लता मंगेशकर जी ने, लता जी ने ये गाना गाया था। और लता जी की अभी भी डेथ हुई है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि लता जी ने ये गाना गाया था। और ये इस गाने का बहुत बहुत अभी रेफरेंस चला है हर जगह, मेरे वतन के लोगों। तो ये आपको याद रखना है, कवि प्रदीप ने ये लिखा था और लता जी द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती हैं? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी टीम में? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को ये संपूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री या सीएम नियुक्त करेगा जिसको क्या हो, जिसको आपका बहुमत दल का जो नेता हो और जो विधानसभा में नेता चुन के आया हो, सबसे ज़्यादा सीटें मिली हों उसको। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? तो फ्रेयॉन गैस रेफ्रिजरेटर में आपका शीतलन का कार्य करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार आपके नाइक्रोम धातु के बने हुए होते हैं। तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली की गद्दी पर आपकी जो ये पहली और एकमात्र महिला सुल्तान जो बैठी थी आपकी, वो थी आपकी कौन? रज़िया बेगम। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की संतानों में सबसे ज़्यादा योग्य रज़िया ही थी, और इल्तुतमिश ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना था, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। तो तमिलनाडु को क्या बोला जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के उद्भव के लिए आभारी है, यह कथन किसका है? तो विजयनगर साम्राज्य के उद्भव के लिए आभारी है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का दोनों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है, ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था।
अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस को बोला जाता है, किस शहर को? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो संसद में धन विधेयक पेश करता है कौन? तो सरकार संसद में धन विधेयक पेश करती है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यहाँ पे ये, और एक 365 के तहत भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वो भी राष्ट्रपति शासन ही लागू होता है। देखिए, अगर सरकार फेल हो जाए कर्तव्य मानने में तो ये होता है, और अगर राज्य सरकार मना कर दे कि हम नहीं कर रहे तो 365 में होता है फिर राष्ट्रपति शासन लागू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पे आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस फसल की एक बागानी फसल है? तो आपकी चाय की जो फसल है वो एक बागानी फसल है। तो चाय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुंकेसर का भाग है? तो परागकोश और पुत्तुनतु किसका भाग है? पुंकेसर का भाग होता है परागकोश और पुत्तुनतु, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भंजन। तो भंजन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की श्रेणी में 60वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो अलेसिया केरा ने ये जीता है। अलेसिया केरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 60वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है अलेसिया केरा ने नए कलाकारों की श्रेणी में। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए वो पानी में डूब जाती है। देखिए, पानी पे वही वस्तु तैर सकती है जिसका घनत्व पानी से कम हो। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ट्रिपल तलाक तलाक से संबंधित है, और ये तलाक में भी तलाक ए बिद्दत से संबंधित है। तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत संबंधित है किससे? तलाक से। अगला प्रश्न है, तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो तने या जड़ का घेरा बढ़ता है आपका पार्श्व या लिटरल विभजोतक की वजह से। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दक्षिण कोरिया में रोबोटों की स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, दक्षिण कोरिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सवाल था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युतीय ऋणात्मकता इसको बोला जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक, अनुच्छेद नहीं है ये, अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है? तो ऐसी अनैच्छिक गतिविधियों को मज्जा द्वारा किया जाता है नियंत्रित। तो मज्जा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम या कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO क्या है? क्विक लाइम या कली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, CIDIL का पूर्ण रूप क्या है? तो CIDIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्रिशल का जो आपका इसका जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, किसका है? CIDIL का, क्रेडिल का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है कंचनजंगा। तो ये सिक्किम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी आंध्र प्रदेश को दो हिस्से करके 2014 में तेलंगाना बनाया गया। तो आपको बताना है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है और आंध्र प्रदेश की राजधानी
क्या है? ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के आपके भाग 3 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का जो अधिकार है वही गोपनीयता का अधिकार है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस इमारत का निर्माण 1632 से शुरू किया गया और 1648 में अंत हुआ इसका, और ये पूरा हो गया? तो ये जो है ताजमहल का हुआ था 1632 से 1648, 16 सालों में ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ था। तो ताजमहल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। शाहजहाँ के काल में बनवाया था शाहजहाँ ने ये। तो अगला प्रश्न है, 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री बने, वो चुनाव जीतकर लोकसभा का। तो ये मुख्यमंत्री उससे पहले कहाँ के थे? ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 3 कार्यकाल अपने पूरे किए गुजरात में। अगला प्रश्न है, विलंब का सिद्धांत, विप्लव या विलंब का सिद्धांत या आपका हड़प नीति किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है, ये किसने लागू किया, सॉरी, तो ये लागू किया था, गोद का सिद्धांत था, जिसमें गोद नहीं ले सकते थे अंग्रेजों की अनुमति के बिना। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने आपका किया था इसको, व्यापकता का सिद्धांत। तो अगला प्रश्न है, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल के लेखक हैं। तो आर के नारायण को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात में होता है, तार का व्युत्क्रम अनुपात में होता है तार का प्रतिरोध। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वर्गीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में देखिए वर्गीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डिंबवाही नलिका यानी फिलोपियन ट्यूब में होती है। तो फिलोपियन ट्यूब यानी डिंबवाही नलिका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात जो राज्य है वो भारत का कौन सा राज्य है? कपास का अग्रणी उत्पादक है, गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तलानो भी कहा जाता है? तो स्पेनिश भाषा को कास्तलानो भी बोला जाता है और ये बहुत बोली जाती है दुनिया भर में। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला, और बाकी टाइम में कौन सी राजधानी थी? कलकत्ता। उससे पहले थी कलकत्ता, उसके बाद कौन सी बनी? दिल्ली, लेकिन ग्रीष्मकालीन कौन सी रही? शिमला। अगला प्रश्न है आपका, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का दूसरा समीकरण आपका समय के साथ संबंध को दर्शाता है। तो समय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? समय के, स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है आपकी एम्पियर, और एम्पियर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अबर का अग्रणी रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का जो केरल राज्य है वो रबर का अग्रणी उत्पादक है। तो ये आपको याद रखना है, ये अबर नहीं है, रबर है। तो केरल में सर्वाधिक मात्रा में रबर का उत्पादन होता है। अगला वो है प्रश्न, किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी ने शूटिंग में जीता है। तो शूटिंग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सौरभ चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है आपका वस्तु का वेग बढ़ जाना, इसी को धनात्मक त्वरण बोलते हैं, और वस्तु का वेग घट जाना, इसको ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। तो धनात्मक त्वरण क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है इसमें। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया, किसके लिए? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब आप एक कोहली स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं यानी दबाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है?
तो देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिसिटी एनर्जी इसकी बढ़ती है जब भी आप संपीड़ित करेंगे किसी चीज़ को। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उत्तराखंड करता है नेपाल के साथ सीमा साझा, यूपी करता है, बिहार करता है, आपका सिक्किम भी करता है। तो ये करते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है और ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनें। तो आपका विषम विकल्प कौन सा है इसमें? तो रबर इसमें विषम विकल्प है आपका, तो इसका रबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, खिलाएं नहीं हिलाएं, तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है? तो देखिए अगर हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, यहाँ पे हिलाएं आएगा, खिलाएं नहीं आएगा। यदि हम हिलाते हैं उसको तो पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है जड़त्व के कारण, इसको बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व के कारण होता है। इसका एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल ये है कि यदि आप बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बैठे हैं और बस चल रही है आपकी, और एकदम से बस में जब ब्रेक लगते हैं आपके, तो आपको क्या एहसास होता है? आप धक्का महसूस होता है। तो वो जो धक्का महसूस होता है आपको, वो जड़त्व की वजह से होता है, क्योंकि आपका शरीर उस वक्त जड़ था, गतिहीन था, वो उसी के साथ गति कर रहा था, उसी के साथ सामंजस्य बिठा रहा था, लेकिन एकदम से वो जब वो रिदम टूटा तो आपको धक्का महसूस हुआ। आपको धक्का लगा नहीं लेकिन महसूस हुआ आपको धक्का। तो ये जड़त्व के एग्जाम्पल हैं दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो चाल के साथ गति निर्दिष्ट करता है वेग, तो वेग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए कौन सी मात्रा चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है? तो वेग करता है चाल के साथ गति को निर्दिष्ट। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो साहित्य अकादमी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे नई दिल्ली आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी मुख्यालय। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत अपनी वास्तविक स्थिति में किस परिस्थिति में विद्यमान होती है? तो विद्युत अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, विद्युत यानी बिजली अपनी वास्तविक स्थिति में कैसी होती है? मुक्त स्थिति में होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी का चैंपियन है? तो संदीप जायसवाल कौन है? तैराकी के प्रसिद्ध चैंपियन हैं संदीप जायसवाल जी। तो संदीप जायसवाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है तैराकी के चैंपियन की लिस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का कौन सा गुण नहीं है? तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करना किसका गुण नहीं है? तो ये क्षार का गुण नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो ऑर्गन जो है, आर्गन जो गैस है आपकी, वो एक परमाणुक है। तो एक परमाणुक क्या है इसमें से? तो ऑर्गन जो है क्या है? एक परमाणुक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए केसरजनक आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। तो केसरजनक क्या है? आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। आपको प्रश्न पढ़ते वक्त ये भी याद रखना है कि इसमें नहीं है पूछा है या है पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। इससे भी अब बहुत सारे सवाल बच्चों के गलत होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में साइटोकाइनिन किस लिए होता है? तो पौधों में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करने के लिए होता है। तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो वह मेरिडियन है 82 और आधे डिग्री पूर्वी रेखांश। तो वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82 और आधे डिग्री यानी 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट है जिस पर भारतीय स्टैंडर्ड समय आधारित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो ये 22% है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 22% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेलास या मोलास संघ का संघ से संबंधित है? तो एंटीडोन मोलास संघ से संबंधित है।
तो एंटीडोन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क का जो उद्घाटन हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। तो कर्नाटक यहाँ पे आपका सबसे सही आंसर होगा। कर्नाटक में बहुत सौर ऊर्जा पार्क आपके बहुत मात्रा में हैं, तो कर्नाटक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 2002 में स्थापित किया गया था। गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार ये हॉकी के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो सोडियम क्या है? एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, तो सोडियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं, तो अधिवृषण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो कोहिमा है। और आपको हम बताते चलें कि आपको जो भी 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सातों राज्य हैं, आपको सातों के सातों की कैपिटल बहुत रटी हुई होनी चाहिए, और कौन से राज्य में कौन सी प्रमुख रूप से नदी बहती है और कौन सी पहाड़ी है, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि उस जगह का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला लवण है? तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये आपका इसमें प्रयोग होता है किसमें? सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए डिस्कस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, स्पीड थोड़ी हमारी सी ज़्यादा रही है, तो आपसे गुजारिश है कि एक बार में आपको रिकॉल ना हो पाए तो फिर से वीडियो देखें। वैसे हमने बहुत क्लैरिफाई करके ही आपको दिया है। ये एक तरीके से जिस्ट है, ये निचोड़ है इन सवालों का जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत बहुत आपके काम आने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली है ये, लेकिन अन्य कंपटीशन में काम नहीं आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये सभी में काम आपके आएगा। आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी पीडीएफ बनाएं, या कुछ भी करें, किसी भी तरीके से आप इनसे टच में रहें, और ये बहुत आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो बहुत बहुत मजबूती से पूछा जा रहा है। और इसमें हमने भरपूर स्टैटिक जीके, करंट का भी क्वेश्चंस, भूगोल का भी, पॉलिटी का भी, हिस्ट्री का भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर ओपन करें, ताकि हमारी तरफ से जो भी अपडेट है आपको समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अधिकतम लोगों के साथ आपको शेयर भी करना है, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे और उनको भी उनकी पढ़ाई करने में मदद मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।